गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर पढ़ा रही हूँ। यूनिट सेकंड हमारी चल रही है इस समय। आज का लेक्चर 13th लेक्चर है, यानी 30वां लेक्चर हम कर रहे हैं आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप, यानी विभव सीढ़ी में कण की गति। इस आर्टिकल में हमें पढ़ना है कि यदि हमारे पास एक बीम है पार्टिकल्स की और वो किसी स्टेप पर इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मान क्या होगा, वह बीम किस प्रकार से इस स्टेप में आगे बढ़ेगी, इसके बारे में हमें इस आर्टिकल में स्टडी करना है। अब इस आर्टिकल को आगे हम बढ़ाने से पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल स्टेप का अर्थ क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल स्टेप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल स्टेप। द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल स्टेप इज़ एज शोन इन दिस फिगर। ये मैंने इस फिगर के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है कि पोटेंशियल स्टेप क्या होती है। ये आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये कहलाती है हमारी पोटेंशियल स्टेप। सो द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल स्टेप इज़ एज शोन इन फिगर। इन रीजन 1, ये हमारा कहलाता है रीजन 1। इन रीजन 1 टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज़ ज़ीरो, यानी ये जो हमारा फर्स्ट रीजन है जहाँ x लेस देन ज़ीरो है, यानी x इज़ लेस देन ज़ीरो, यहाँ इसको हम बोलते हैं हम रीजन 1, जो कि आपके ज़ीरो के यानी ओरिजिन के लेफ़्ट हैंड साइड में है। ये कहलाता है हमारा रीजन 1। और ज़ीरो के राइट हैंड साइड में, यानी व्हेन x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, जब आपका x ज़ीरो से बड़ा है, तो ये कहलाता है हमारा रीजन 2। और जो स्टेप है उसकी जो हाइट है उसे हमने मान रखा है v0 है। सो हेयर इन दिस फिगर वी हैव क्लियर्ड अबाउट द पोटेंशियल स्टेप। ये पोटेंशियल स्टेप क्या है? पोटेंशियल स्टेप जिस प्रकार से इस पिक्चर में दिखाया गया है, जब x का मान 0 से कम है उस समय पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 है, इसे हमने रीजन 1 कहा है। और राइट हैंड साइड में, 0 के राइट हैंड साइड में यानी प्लस x डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल स्टेप दिखाई गई है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, जिसकी हाइट क्या है, v0 है। सो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 देन vx इज़ इक्वल टू v0 एंड दिस इज़ कॉल्ड एज रीजन सेकंड। इसको क्या बोला गया, आपका रीजन सेकंड है। और जब x 0 से छोटा है उसको हमने रीजन 1 कहा है। क्लियर? तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ पोटेंशियल स्टेप। अब हमें आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बीम आ रही है पार्टिकल्स की। यहाँ पर एक इंसिडेंट बीम आ रही है, जिन पार्टिकल्स का मास क्या है, m है, और उनकी जो एनर्जी है वो क्या है, E है। ठीक है, कैपिटल E इज़ इट्स एनर्जी। अब जो बीम आ रही है राइट हैंड साइड से, लेफ़्ट हैंड साइड में उनकी जो एनर्जी है वो केवल काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। इसका मतलब द टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जिसको हमने क्या ज्यूम करा है, हमने E माना है। सो इन रीजन 1 द एनर्जी E ऑफ पार्टिकल इज़ होली काइनेटिक। केवल एनर्जी कौन सी है उनकी, काइनेटिक है। पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 है। और राइट हैंड साइड में जब ये बीम पार्टिकल्स की पहुंच जाएगी, वहाँ इनकी एनर्जी क्या होगी, पार्शली काइनेटिक और पार्शली पोटेंशियल। यानी उसका कुछ भाग काइनेटिक होगा और कुछ भाग उसका पोटेंशियल होगा। क्लियर? अब इसमें अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, जो काइनेटिक जो उसकी जो एनर्जी है पार्टिकल्स की, उसके भी हमने यहाँ पर 2 ऑप्शंस लिए हैं। पहला ऑप्शन है व्हेन E इज़ लेस देन v0, यानी यदि इंसिडेंट होने वाले पार्टिकल्स की कुल एनर्जी पोटेंशियल स्टेप की हाइट से कम है। ये आपका केस 1 है। इसी तरह से केस 2 है हमारा, सेकंड केस हम स्टडी करेंगे, व्हेन E इज़ ग्रेटर देन v0, जब E v0 से ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है, उस समय क्या होगा, क्लासिकल के अनुसार
यदि क्लासिकली हम इसको स्टडी करना चाहें, यदि ई वी ज़ीरो से कम है, केस 1 की बात कर रहे हैं, क्लासिकली क्या होगा कि जितने भी पार्टिकल्स आएंगे यहाँ पर, चूँकि उसकी हाइट ज़्यादा है तो वो आगे सेकंड रीजन में नहीं जाकर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। यानी यदि मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालूं तो वो हमारी 1 आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है ये हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्लासिकल और क्वांटम रिजल्ट सेम आ रहे हैं, ठीक है। ये हमको यहाँ पर स्टडी करना है। इसी प्रकार से यदि हम केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड में क्या है हमारा कि E इज़ ग्रेटर देन V0। यदि एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो हाइट से ज़्यादा है, पोटेंशियल स्टेप की हाइट से ज़्यादा है, तो क्लासिकली क्या होना चाहिए, सारे के सारे पार्टिकल आगे ट्रांसमिट हो जाने चाहिए, यानी आगे चले जाने चाहिए। रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, रोकने वाला कोई बैरियर है ही नहीं, तो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो जाने चाहिए, रीजन 2 के अंदर चले जाने चाहिए। यानी हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो हम क्लासिकली, ये क्लासिकल रिजल्ट है। क्वांटम मैकेनिकली हम इसको वेरीफाई करेंगे कि वेदर दिस इज़ करेक्ट और नॉट। तो ये हम इस आर्टिकल के अंदर पढ़ेंगे। अब आता है कि क्वांटम मैकेनिकली हमें इसको स्टडी करना है, तो हम एक एक केस करके अलग अलग केस लेंगे। हम सबसे पहला केस ले रहे हैं व्हेन E इज़ लेस देन V0। बच्चों एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आपको आएगा उसमें दोनों केस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। दोनों केस एक साथ बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। तो जनरली एक केस ही पूछा जाता है, या तो E लेस देन V0 का केस पूछेंगे या E ग्रेटर देन V0 का केस पूछेंगे। तो हम सबसे पहले E लेस देन V0 के केस को लेकर चल रहे हैं, राइट। तो अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है कि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन निकालनी है रीजन 1 और रीजन 2 के लिए। उसके बाद ही हम इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है, एज वी नो द वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, सभी जानते हो, बहुत बार हम लिख चुके हैं, इसको बता भी चुके हैं आपको कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन वन डायमेंशनल केस में किस प्रकार से लिखी जाती है, माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 साई अपॉन डेल्टा x स्क्वायर प्लस Vx साई x इज इक्वल टू E साई x। ये हो गई आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन जो है आपकी टाइम इंडिपेंडेंट है। अब आ जाते हैं, हम रीजन 1 की बात कर रहे हैं। रीजन 1 व्हेन x इज़ लेस देन 0। रीजन 1 किसको बोला है, जब x हमारा 0 से छोटा है। अब यदि 0 से छोटा है तो रीजन 1 के लिए हम साई की वैल्यू को मान लेते हैं से साई 1। तो इक्वेशन बन गई, v को हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, सो माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई 1 अपॉन डेल्टा x स्क्वायर इज इक्वल टू E साई 1 x, और डेल्टा 2 साई 1 अपॉन डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2m E अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0। हेयर दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने मान लिया है, समीकरण 1 मान लिया है। अब इस इक्वेशन के अंदर हम ये मान लेते हैं, लेट इन दिस इक्वेशन लेट 2m E अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, कॉन्स्टेंट मान लिया, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज डेल्टा 2 साई 1 अपॉन डेल्टा x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस प्रकार से जो इक्वेशन बन रही है वो डिसाइड करेगी कि हमारा सॉल्यूशन ऑसिलेटरी आएगा या नॉन ऑसिलेटरी होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर आपके पास प्लस आ रहा है, ठीक, ये कैसा आ रहा है आपके पास, प्लस आ रहा है, देन द इक्वेशन इज़ ऑसिलेटरी, क्लियर। और यदि आपके पास यहाँ पर माइनस आ जाता है देन ये नॉन ऑसिलेटरी आ जाएगी, क्लियर। ये तो हो गई आपकी पहली बात। आगे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपको समझाएंगे जब हम सॉल्यूशंस निकालेंगे। फ़िलहाल आप इतनी बात का ध्यान रखना कि यदि यहाँ पर प्लस आ रहा है तो वो ऑसिलेटरी वेव इक्वेशन है, और यदि आपका माइनस आ रहा है तो वो नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन बनेगी। अब आ जाते हैं फॉर रीजन 2। रीजन 2 की बात करें, रीजन 2 के अंदर इक्वेशन बन गई माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई 1 की जगह अब क्या आ जाएगा, साई 2 आ जाएगा, डेल्टा 2 साई 2 अपॉन डेल्टा x स्क्वायर प्लस V0 साई 2x इज इक्वल टू E साई 2x, राइट। अब आ जाते हैं, हम केस 1 की बात कर रहे हैं। केस 1 में हमने लिया है E इज़ लेस देन V0, E V0 से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया
हम इसको लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल्टा 2 साई 2 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस V0 माइनस ई साई 2 एक्स। ई छोटा है तो V0 माइनस ई आएगा, और यदि ई बड़ा होता तो यहाँ पर हम माइनस साइन कॉमन करके ई माइनस V0 ले लेते। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर चूँकि V0 छोटा है, V0 बड़ा है, सॉरी ई छोटा है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल्टा 2 साई 2 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस V0 माइनस ई साई 2 एक्स इक्वल टू 0 और डेल्टा 2 साई 2 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, सॉरी बच्चों यहाँ पर माइनस साइन का निशान लगा लें, दिस इज़ माइनस, ये आपका यहाँ पर माइनस है, डेल्टा 2 साई 2 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस ई साई 2 एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर करेक्शन कर लेना बच्चों, यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। सो लेट 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस ई इज इक्वल टू alpha square, say this is equation number 5, then this equation can be written as, equation 4 can be written as delta 2 psi 2 upon delta x square minus alpha square psi 2 x upon 0। तो जो बात मैंने आपको पहले बताई थी वो यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। चूँकि यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका माइनस साइन आ रहा है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन होगी। नॉन ऑसिलेटरी इक्वेशन किस प्रकार से होती है, जैसा कि हम आगे बताएंगे आपको। अब आते हैं, पहले ऑसिलेटरी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी ये इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपका प्लस आ रहा है। तो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो किस प्रकार से होगा, साई 1 एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर आई के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आई के एक्स। ऑसिलेटरी का अर्थ है यहाँ पर आयोटा आएगा, राइट, ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ ए एंड बी क्या है, आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। और इक्वेशन 6 का जो सोल्यूशन है, चूँकि यहाँ पर माइनस साइन है, नॉन ऑसिलेटरी आ रही है, तो यहाँ पर आयोटा आपका नहीं आएगा। और साई 2 एक्स बराबर हो गया सी ई की पावर एल्फ़ा एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस एल्फ़ा एक्स। हेयर सी एंड डी आर आल्सो कॉन्स्टेंट्स। तो ये आपके आ गए सोल्यूशन रीजन 1 के लिए वेव फंक्शन और रीजन 2 के लिए वेव फंक्शन। ये दोनों सोल्यूशन आपके पास आ गए हैं। अब आते हैं, ये सॉल्यूशंस हमको क्या बताते हैं, इन सॉल्यूशन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो हेयर ए एंड बी आर सी डी आर कॉन्स्टेंट्स। इन इक्वेशन 4 ये जो पार्ट है आपका ए ई की पावर आई के एक्स, ये क्या बता रहा है, ये एक वेव बता रहा है जो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जो सेकेंड पार्ट है आपका बी ई की पावर माइनस आई के एक्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक ऐसी वेव को रिप्रेजेंट करता है जिसका एम्पलीट्यूड बी है और वो वेव हमारी माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, यानी वापस लौट कर जा रही है। तो ये कहलाएगी, और कहाँ है, हम रीजन 1 के अंदर हैं, राइट। ध्यान रखना बच्चों, ये कहाँ है, हम अभी रीजन 1 के अंदर हैं, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, साई 1 एक्स की है। सो रीजन 1 बी ई की पावर माइनस आई के एक्स रिप्रेजेंट्स द वेव ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव हैविंग एम्पलीट्यूड बी, यानी ये लौटने वाली परावर्तित तरंग को रिप्रेजेंट करता है और ये आपतित तरंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो आपतित तरंग हो गई, ये आपकी हो गई परावर्तित तरंग, यानी ये इंसिडेंट वेव हो गई और ये रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हम रीजन 2 की बात करें। हम रीजन 2 के अंदर जो वेव आ रही है वो है हमारा वेव फंक्शन है हमारा साई 2 एक्स इज इक्वल टू सी ई की पावर एल्फ़ा एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस एल्फ़ा एक्स। अब सी ई की पावर एल्फ़ा एक्स जो है ये क्या है आपकी, ये वो रीजन 2 के अंदर जो वेव है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज का अर्थ क्या हो गया, ई की पावर एल्फ़ा एक्स, यानी जैसे जैसे एक्स का मान बढ़ेगा तरंग वेव फंक्शन का यानी तरंग फलन का मान बढ़ता जाएगा। जबकि ये बाउंड्री कंडीशंस के विपरीत है। बाउंड्री कंडीशंस के अनुसार होना क्या चाहिए, व्हेन एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी देन साई टेंड्स टू 0, ये होना चाहिए था। जबकि यहाँ यदि हम सी ई की पावर एल्फ़ा एक्स में एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें तो ये वेव फंक्शन भी हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल रिजल्ट, ये बाउंड्री कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं है रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, सो हम यहाँ मान लेते हैं c इज इक्वल टू 0, यानी दिस पार्ट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव
नहीं है। अब आते हैं हम अगले पार्ट पर, डी ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। ये क्या है? दिस इज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग अ नॉन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस विच पेनिट्रेट्स द पोटेंशियल बैरियर, यानी जो बैरियर को क्रॉस करके यानी रीजन 2 के अंदर आ गई। ये वो तरंग फलन है जो कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये कैसा है आपका? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस पर अंडरलाइन करना है आपको, इट इज़ अ नॉन ऑसिलेटरी फंक्शन। ठीक है। सो साई टू एक्स बराबर क्या हो गया? डी ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। क्यों? क्योंकि हमने सी को यहाँ पर 0 रख दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है और प्रूव करना है कि क्लासिकल और क्वांटम रिजल्ट हमारे सेम हैं या अलग अलग आ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी एंड डी इन टर्म्स ऑफ ए की टर्म्स में बी और डी का मान निकालकर हम रिफ्लेक्टेड वेव और जो पेनिट्रेटिंग वेव है उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमने ली है, द फर्स्ट बाउंड्री इज़ फॉर एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी बाउंड्री है। इस बाउंड्री पर क्या होगा? साई 1 इज इक्वल टू साई 2, क्योंकि वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी क्या होना चाहिए? आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। सो साई 1 इज इक्वल टू साई 2, डी साई 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 अपॉन डी एक्स। ये हमारा हो गया बाउंड्री कंडीशंस हो गए हैं। तो हमने पहले फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, साई 1 0 इज इक्वल टू साई 2 0। तो हमने इसको जैसे ही बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? a प्लस बी इज इक्वल टू डी। इसी प्रकार से फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया है तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आई के a माइनस बी, कि हमने आई के को कॉमन ले रहे हैं, डिफरेंशियल करते ही आई के आपका बाहर आ जाएगा जिसको हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। सो आई के a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा डी। सर ये हमारी क्वेश्चन नंबर हो गई 11। ये हो गई हमारी 12। ये पहले उससे मिली बाउंड्री कंडीशन से, ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन से मिली है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर इक्वेशन नंबर 11 और 12 को ऐड करते हैं। ऐड करने पर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 11 है और ये हमारी 12 है। 12 में हमने क्या करा? आई के को हम इसको माइनस अल्फ़ा को हम राइट हैंड साइड में ले गए। सो आई के अपॉन अल्फ़ा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस डी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ऐड करने पर d आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको आपने ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास b का मान क्या आ जाता है? a कॉमन ले लिया, आई के प्लस अल्फ़ा अपॉन आई के माइनस अल्फ़ा। आई को हमने आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपके पास क्या आ गया? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो माइनस के प्लस आई अल्फ़ा ओवर माइनस के माइनस आई अल्फ़ा, माइनस साइन कॉमन लेके ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया है और b का मान आ गया आपके पास के माइनस आई अल्फ़ा ओवर के प्लस आई अल्फ़ा इंटू ई। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से d की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम b की वैल्यू को, द वैल्यू ऑफ b कैन बी पुट इन द इक्वेशन नंबर 11। समीकरण 11 के अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। सो पुट करने पर हमारे पास क्या आ गया? a प्लस बी की जगह हमने रख दिया k माइनस आई अल्फ़ा ओवर के प्लस आई अल्फ़ा इंटू ए इज इक्वल टू डी। एलसीएम ले लिया हमने k प्लस आई अल्फ़ा, कॉमन लिया, a को कॉमन ले लिया हमने, तो k प्लस आई अल्फ़ा प्लस के माइनस आई अल्फ़ा ओवर के प्लस आई अल्फ़ा। ठीक है। और आई माइनस आई अल्फ़ा से आई अल्फ़ा कैंसिल हो गया। आपके पास ऊपर क्या आ गया? 2k अपॉन के प्लस आई अल्फ़ा इंटू ए इज इक्वल टू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 14। सो नाउ वी गेट द इक्वेशन। हम यहाँ पर जो समीकरण आपके पास तरंग फलन की थी उसके अंदर हमने b और d का मान पुट कर दिया है a की टर्म्स में। तो वेव फंक्शन आपके पास आ गया साई 1 एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर, ए मैंने कॉमन लिया है, ई की पावर आई के एक्स प्लस के माइनस आई अल्फ़ा ओवर के प्लस आई अल्फ़ा। बी की वैल्यू पुट करने पर ये प्राप्त हुआ है आपको ई की पावर माइनस आई के एक्स से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। एंड साई 2 एक्स इज इक्वल टू डी की वैल्यू को पुट करते ही आपके पास आ गया ए इंटू 2 अल्फ़ा ओवर के प्लस आई अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। यहाँ अल्फ़ा और के कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ऊपर हमने एज्यूम कर रखी है। सो ये जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे, ये रिज़ल्ट्स हमको क्या बताते हैं
क्या कंक्लूजन हमारे पास आया है? कंक्लूजन ये है कि इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा इंसिडेंट वेव है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन इन रीजन 2। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और रिफ्लेक्टेड वेव भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और रिजल्ट निकाल कर हम सेकेंड केस E इज़ ग्रेटर देन V0 वाला वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही। इसको आप बच्चों ध्यान से कर लीजिए, आपको समय दे रही हूँ मैं। नेक्स्ट वीक में हम इसको आके कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इस वीक में आप इसी को लेक्चर को कम से कम 1-2 बार अपने हाथ से करके देखेंगे, तभी जाकर आपको ये क्लियर होगा। एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर सकता है। थैंक यू सो मच।